Sir, sir, we know the importance of parameters of pathological investigation because that is a this investigation parameters plays the pivotal role for prescribing the medicine and providing the treatment by the doctors. लेकिन क्वेश्चन अब ये है सर कि जो ये पैरामीटर्स जो फिक्स हुए हैं ये पैरामीटर कहाँ से आए? तो मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें आपने लिखा है कि ये पैरामीटर्स जो आए हैं वो मेडिकल टेक्स्ट बुक से और रेफरेंस बुक से आए। और जब हम और गहराई से जाए कि मेडिकल टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक में कहाँ से आए तो पता लगता है कि मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स जो आए हैं ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के ये हैं आए हैं अमेरिकन प्रोफेशनल एसोसिएशन के, प्रोफेशनल सोसाइटी के, उनके पैरामीटर्स हैं। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह क्या है वो तो डिफरेंट इशू है। लेकिन मेरा ये मंत्री जी से ये भी जानना चाहूँगा कि जो आपने खुद ने रिप्लाई में कहा कि इन एसोसिएशन और ये जो जितने भी सोसाइटीज हैं ये डिबेट कर रहे हैं कि पैरामीटर कोई कह रहा है ये होना चाहिए, कोई कह रहा है कुछ होना चाहिए। फिर आपकी लैब जो है आपने कहा कि अगर लैब का प्रोसीजर अलग है तो अलग अलग पैरामीटर्स आएंगे उसके पैथोलॉजिकल टेस्ट के, अगर उसने तो वो वेरी करेंगे। और यही नहीं, अगर मशीन अलग है तो मशीन से भी अलग आएंगे, इंस्ट्रूमेंट अलग है तो इंस्ट्रूमेंट से भी अलग आएंगे। और डॉक्टर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है वो पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स और कट ऑफ फॉर नॉर्मल से बेस पे करता है। पूरा का पूरा मेडिकल सर्विस जो है इस पैरामीटर्स पे चलती है क्योंकि पूरा जो ही बिना पैथोलॉजी देखे कर नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ सर, जैसे विटामिन डी की बात है। विटामिन डी को हमारे कंट्री में ये माना जाता है कि विटामिन डेफिशिएंट कंट्री है। हमारे वहाँ पर फार्म लेबर हैं जो कि सफिशिएंट सनशाइन में काम करते हैं और गांव में काम करने वाले और शहर में हॉकर्स हैं, लेबर्स हैं, और उसमें विटामिन डी की कमी की वजह बताते हैं। और मिल्क में मैं ये भी कहूँगा, आप डेयरीज को देखिए वो फोर्टिफिकेशन के लिए विटामिन डी डाल देते हैं। डी डालने से आप तो डॉक्टर हैं, उसका इफेक्ट ये होगा कि जिसको डी जरूरत नहीं है उसके पेट में उसमें पथरी और हो जाएगी तो उसको और तकलीफ होगी। लेकिन विटामिन डी की भी अगर बात करें, जैसे अगर ये देखें कि हम उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो यूएसए की हैं वो कहती हैं कि अगर 12 से नीचे होगी एनजी तो डेफिशिएंट होगा, और उसमें एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ यूएसए वो कहती है 20 से नीचे होगा तो वो उसमें डेफिशिएंसी होगी। विद्वान माननीय सदस्य मंत्री जी को जवाब दे दोगे, आप ही दे दोगे। अब मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपको ये जो पैरामीटर्स हैं जो बीमार नहीं है उसको आप दवाई दे देते हैं, तो अब ये पैरामीटर्स का जो है मेरा मंत्री जी से ये सवाल है कि इस लाइन में ये फील्ड जो है अनऑक्युपाइड है, और अनऑक्युपाइड फील्ड होने की वजह से कोई लेजिस्लेशन नहीं है और कोई पैरामीटर फिक्स करने का नहीं। और दूसरी बात ये है कि इसमें अपनी खुद की इंडिजिनस इंस्टीट्यूट होनी चाहिए जो पैरामीटर को रिव्यू करे, चाहे WHO के हों, चाहे अमेरिकन एसोसिएशन के हों, चाहे अमेरिकन सोसाइटी के हों। उन पैरामीटर्स को रिव्यू करके हम अपने पैरामीटर्स जो हैं हमारे जो कॉन्टिनेंट में क्या पैरामीटर सेट होंगे तो उस पैरामीटर को करके कम से कम डॉक्टर जो हैं वो एक लाइन तो पकड़े, नहीं तो डिफरेंट लाइन में डिफरेंट, कोई कहता डिजीज है, कोई कहता नहीं है। तो मेरा मंत्री जी से सवाल है, क्या इसमें आप कोई एग्जॉस्टिव लेजिस्लेशन ला रहे हैं? क्या आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इसके रिसर्च के लिए पैरामीटर एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ला रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये जो बेसिक पैरामीटर्स एस्टैब्लिश हुए ये वर्षों की रिसर्च के बाद जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं उनके अंदर भी जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काम करते हैं उन सब के बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंसेंसस बनता है उसके आधार पर ये पैरामीटर्स बने। कोई ऐसा नहीं कि किसी ने आर्बिट्रेरी बना दिया है और किसी को ये पसंद आया उसने वो बना दिया उसने। फिर इसके साथ साथ कुछ चीज़ें उसमें देश के हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत वैल्यूज़ के अंदर अपर लिमिट लोअर लिमिट में परिवर्तन होता है तो उसके लिए देश के लेवल पर अध्ययन होता है। फिर पैथोलॉजी का टेस्ट करने के लिए भी कई तरीके होते हैं। एक सिंपल प्रिमिटिव मेथड है जो हो सकता है कि मैंने 40 साल पहले पढ़ाई में पढ़ा होगा। एक मॉडर्न टेक्निक के साथ मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न उसके मैकेनिज़म्स डेवलप हुए तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत पैरामीटर्स के अंदर फ़र्क होता है और हर चीज़ जो है वेल डिफाइंड होती है। वो 12 है या 14 है इससे कोई ट्रीटमेंट उसका जो है जो डॉक्टर तय करता है वो उसके आधार पर बिल्कुल तय नहीं करता है। इसलिए जहाँ तक इन पैरामीटर्स की बात है इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट, मेरे को आपको ये कहना है कि ऐसे पेशेंट, नॉट ऐसे कि आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें कोई ऐसा कोई ना तो कोई इसमें हैंकी पैंकी है, ना इसमें इतना बड़ा कोई कन्फ्यूजन डॉक्टर के लेवल पर है कि जिसके कारण किसी पेशेंट का डायग्नोसिस गलत हो रहा है और उसको गलत इलाज मिल रहा है। इसलिए ये तो आप बिल्कुल एश्योर हो जाइए। दूसरा, जहाँ तक इसके बारे में कोई इस तरह का कोई लॉ या बनाने की चीज़ नहीं है। वैसे जैसा मैंने कहा कि अलग अलग परिस्थिति के लिए थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। बाकी देश में एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट है जिसको भारत सरकार ने ही बनाया है। वो लगभग कुछ स्टेट्स फॉलो करते हैं, कुछ नहीं फॉलो करते। सरकार तो कहती है कि भाई सब लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें लगभग 200 से ज़्यादा बीमारियों के बारे में जो है उसके पूरे जो ट्रीटमेंट शेड्यूल्स भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, और उनके अंदर बहुत सारे ट्रीटमेंट शेड्यूल्स जो प्रिस्क्राइब्ड हैं उसमें पैरामीटर्स के साथ जोड़कर आदमी को, डॉक्टर को क्या उसको ट्रीटमेंट, आइडियल ट्रीटमेंट क्या है, वो भी सब कुछ उसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। इसलिए इन पैरामीटर्स के संदर्भ में मेरा ख्याल से ब्रॉडली ऐसे लेमैन किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ ऑल ब्रॉडली साइंटिफिक, और जो उसके अंदर जो डिफरेंस है उसका भी कोई ना कोई लॉजिकल साइंटिफिक रीज़न है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। और दूसरा जो क्वेश्चन आपका जो आंसर दिया है उसमें कंप्लेंट्स के बारे में है। जो कई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो हैं उसकी कंप्लेंट्स के बारे में है, तो आपने ये लिखा है कि वो कंप्लेंट जो हैं उनके एसोसिएशन के पास जाती हैं, और लास्ट में जो लिखा है कि द मैनेजिंग डायरेक्टर CEO ऑफ द फार्मा कंपनी इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग द एडहेरेंस ऑफ द कोड। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। जिस फार्मा कंपनी के खिलाफ अगर होगा और वही अगर रिस्पॉन्सिबल होगी, तो इसमें मेरा मानना है कि क्योंकि ये भी एक ऐसा अनऑक्युपाइड फील्ड है कि इसमें जो रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के होने चाहिए, ना कि कंप्लेंट फार्मा कंपनी के खिलाफ है तो उसी को आप भेज देंगे तो वो क्या डिसाइड करेगी। दे कांट बी जज ऑफ देयर ओन कॉज, तो देयर मस्ट बी सम इंस्टीट्यूटरी अथॉरिटी एंड देयर मस्ट बी ए लेजिस्लेशन इन दिस फील्ड आल्सो। इसके संदर्भ में मुझे ये कहना है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जो है, जो एथिक्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को फॉलो करना है उसको रेगुलेट करता है, और उन्होंने उस संदर्भ में पहले एक यूनिवर्सल कोड बना के उसको फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को उन्होंने, जिसे कहते हैं कि सबको सप्लाई किया, उन्होंने सबको दिया। और शुरुआत के अंदर ये कहा गया कि 6 महीने वॉलंटरीली वो उस कोड को, जैसे इट्स लाइक ए कोड ऑफ एथिक्स, उस कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें। और अभी ये साथ में कहा गया कि अगर थोड़े समय के बाद ये देखा जाता है कि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी उस कोड ऑफ एथिक्स को वॉलंटरीली ठीक से नहीं फॉलो कर रही है, तो क्या उसको हम स्टैट्यूटरी लॉ बनाने की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस संदर्भ में भी जो संबंधित विभाग है उसके अंदर विचार इत्यादि चल रहा है। तो जो आपने बात कही है, लेकिन अभी वो यूनिवर्सल कोड जो है ड्रग कंपनीज़ उनको स्वयं प्रेरणा से उसको वो फॉलो करें, और उसको बहुत सारी कंपनीज उसको बहुत एथिकली फॉलो भी करती हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स को भी डेवलप करती हैं। इसलिए कोई जनरल हम कहें कि कोई फॉलो नहीं करता है, दैट में नॉट बी करेक्ट। और इस संदर्भ में कोई शिकायतें जो आती हैं वो जो संबंधित फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई एसोसिएशंस होती हैं उनके पास वो रेफ़र की जाती हैं, और उनका जो सिस्टम है वो उनके ऊपर जो है कार्रवाई करता है। काल समाप्त।